अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू पेपर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेल्थ थर्ड सेमेस्टर पेपर ए, और उसमें से हम सारा जो एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको डिस्कस करेंगे। और ये असल में 2021 का पेपर है, जनवरी का, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर ए, जो हेल्थ की पेपर ए एंड पेपर बी होती है ना, उसमें से ये हमारे पास पेपर ए है, ठीक है। तो इसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हेल्थ जो है ना वो मोस्टली रिलेटेड टू द डिजीज़ होते हैं ना। उसमें बहुत सारे आपने हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ स्टडी करने होते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो हो सकते हैं, बीमारियां कौन कौन सी है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है ना वो भी डिजीज़ से ही आती है, ठीक है। मतलब उसमें पूछा जाता है कि डिजीज़ क्या है, टर्म्स क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज कौन कौन से जो डिजीज़ कॉज कर सकती है। तो ये सारे जो है ना हेल्थ से रिलेटेड आ सकती है। अच्छा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ जब हम आ जाते हैं ना, तो इसमें हमारे पास ये कह रहा है कि जो हाई ग्रेड फीवर विद डैश इज़ अ फीचर ऑफ द मलेरिया। तो अब यहाँ पे जो है ना इसमें ये हमारे पास पूछ रहा है कि जो हाई ग्रेड फीवर होता है और उसके साथ एक दूसरा सिम्टम हो तो उसको हम कहेंगे कि ये मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स है। अब इसमें मतलब आपने क्या लिखना है कि आपने लिखना है फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक चिल्स एंड शेकिंग, शेकिंग चिल्स। जब भी मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर और शेकिंग चिल्स हो तो उसको हम जो है ना मलेरिया कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम्स है मलेरिया के। इसके बाद द नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट इज़ अबाउट डैश साइकिल पर मिनट। अब नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट जो है ना वो हमारे पास कितनी है, तो मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ अंदाजे लगाते हैं, ठीक है। उन्होंने मुख्तलिफ रिसर्चेज लिखे होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली जो मोस्ट रिसर्चेबल है ना वो है 12 to 18 साइकिल्स पर मिनट। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब आ जाते हैं गोनोरिया की तरफ। सो गोनोरिया क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो गोनोरिया इज़ अ डैश ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये असल में हमारे पास STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। सो डैश इज़ द टर्म दैट इज़ यूज टू इंडिकेट इन द फाइनल आउटकम ऑफ ए डिजीज़। अगर आपने किसी आउटकम ऑफ ए डिजीज़ के बारे में जो है ना बताना है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। ठीक हो गई बात। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस इज द इंडिकेशन ऑफ अबाउट द फाइनल आउटकम ऑफ ए डिजीज़। जब आप किसी बंदे को ये कहें कि आपका जो बीमार है उसकी हालत बहुत ठीक नहीं है, उसकी जो डिजीज़ है ये ठीक नहीं हो सकती, तो ये आप आउटकम बता रहे हैं। और अगर आप एक बंदे को कह रहे हैं कि मतलब आपकी जो डिजीज़ है वो इतनी सवेयर नहीं है, ये आप बाद में जो है ना इतने दिनों में ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो या इसकी जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। So question number 5 is rabies is a viral disease that mainly affects dash system of the body। अब रेबीज़ क्या करता है, जब भी रेबीज़ हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना उसको क्या करता है, उसको डैमेज करता है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक हो गई बात। अच्छा द टर्म साइन इज़ यूज टू इंडिकेट डैश फाइंडिंग इन पेशेंट्स बॉडी। अब हमारे पास जो अगर आप देख लेना कि जो साइंस होते हैं, जो टर्म साइन होती है ना, अभी ये भी टर्मिनोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, टर्मिनोलॉजी का असल में मतलब ये है कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं ना कि जिस तरह से हम अगर देख ले तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसको आम ज़ुबान में जो है ना वो नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास साइन है ना ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास कौन सी फाइंडिंग को जो है ना इंडिकेट करता है। तो मैं हमेशा एक ना एक MCQs ऐसे जो है ना छोड़ देता हूँ जो आसान होती है, तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसमें क्या आता है। तो ये इससे पहले भी हमने एक टर्म जो है ना यहाँ पे डिस्कस की है कि जो टर्म होती है ना वो हमारे पास क्या इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे जो साइन होता है, ठीक है, साइन, क्लियर हो गई बात। ये हमें क्या इंडिकेट करता है इन द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है। अब अगर मैं एक यहाँ पे बता भी देता हूँ कि अगर आप देख लें, अगर एक साइन नज़र आ रहा है तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है,
ये हमें इंडिकेट डिजीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम इस एमसीक्यूज़ में क्या लिख सकते हैं? तो काइंडली अगर आप इसको सर्च करें तो मुझे बता दें, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? बोडिटिला पर्टूसिस इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डैश कफ। अब हमारे पास कौन सा ऐसा कफ है जो बोडिटिला पर्टूसिस की वजह से कॉज होता है? तो इसको हम कहते हैं वूफिंग कफ, ठीक है, वूफिंग कफ। अच्छा, द टर्म डिस्पनिया इंडिकेट्स डिफिकल्टी इन डैश। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई है डिस्पनिया, जो इंडिकेट करती है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्लियर हो गई बात? जब भी ब्रीथिंग में कोई मसला हो तो इसको हम जो है ना डिस्पनिया कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्काइटिस कैन बी ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए वायरल डिजीज कॉल्ड। अब ऑर्काइटिस हमारे पास किस चीज़ की जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो ये हमारे पास है मम्स डिजीज़ की। जब भी मम्स की बीमारी आपको हो जाती है ना, ये वायरल डिजीज़ है, तो उसकी वजह से ऑर्काइटिस हो सकता है। अच्छा, ऑरल टेम्परेचर इज़ नॉर्मली 1 डिग्री डैश देन एक्सिलरी टेम्परेचर। अच्छा, ऑरल टेम्परेचर और एक्सिलरी टेम्परेचर में फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्यों है वो एक अलग सा एक्सप्लेनेशन है इसकी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड मांग रहा है कि ऑरल टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री ज़्यादा होती है या कम होती है। तो रिमेंबर वन थिंग, जो ऑरल टेम्परेचर है ना इज़ नॉर्मली 1 डिग्री हायर, ठीक है, इज़ नॉर्मली 1 डिग्री हायर देन दी एक्सिलरी टेम्परेचर। अच्छा, हेमोप्टाइसिस इज द कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ द पल्मोनरी डैश। अब हेमोप्टाइसिस क्या चीज़ होती है? मतलब कफ में जब आपके साथ ब्लड आ रही होती है तो उसको हम हेमोप्टाइसिस कहते हैं, और ये हमारे पास पल्मोनरी डिजीज़ में होता है। लेकिन बहुत सारी डिजीज़ हैं, मतलब अगर आप देख ली नमूनिया भी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी डिजीज़ है जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन जितने भी है तो उसमें हेमोप्टाइसिस होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो हमारे पास टीबी की बीमारी है उसमें हेमोप्टाइसिस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, क्लोराम्फेनिकॉल में कॉज इरिवर्सिबल बोन मैरो। अब हमारे पास जो क्लोराम्फेनिकॉल है इसको मैंने फार्माकोलॉजी की पेपर में भी डिस्कस किया हुआ था। बोन मैरो की क्या करता है? बोन मैरो सप्रेशन करता है, ठीक हो गई बात। अच्छा, बोथ सिस्टोलिक एंड डैश हाइपरटेंशन इज डेंजरस। अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे जो है ना वो है, कौन कौन से टेम्परेचर्स हैं? हाइपरटेंशन बीपी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर्स है। तो एक है हमारे पास सिस्टोलिक और दूसरा है हमारे पास डायस्टोलिक। सो दोनों हमारे पास क्या है? दोनों हमारे पास ख़तरनाक है। अच्छा, इन नॉर्मल डेली प्रैक्टिस ब्लड प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन डैश HG। अब हमारे पास इसकी मतलब यूनिट क्या है? तो इसको हम करते हैं mmHg में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आ जाते हैं रेज बॉडी टेम्परेचर सच एज अकरिंग इन अ सन स्ट्रोक इज कॉल्ड। अब हमारे पास जब भी बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादातर जब भी सन स्ट्रोक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का क्या मतलब है? हाइपर का मतलब है ज़्यादा और थर्मिया का मतलब है टेम्परेचर। सो इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज हाइपरथर्मिया। अच्छा, एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डैश अरेस्ट में अकर बिकॉज ऑफ डैमेज टू कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, अगर आपको फिजियोलॉजी याद हो तो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, बिजली की मतलब जो शॉक लगती है, उसकी वजह से कौन सी अरेस्ट हो सकती है? तो वो है हमारे पास कार्डिक अरेस्ट। हार्ट जो है ना वो अरेस्ट हो जाता है, वो अपना काम छोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी लाइट्स में रिजल्ट इन स्किन डैश। कौन सी डिजीज़ के बारे में, स्किन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो यूवी लाइट्स में जब भी आप एक्सपोज हो ना तो वो हमारे पास कैंसर कॉज करेगा। क्लियर? अच्छा, मीजल इज कॉज्ड बाय ए डैश। अब हमारे पास मीजल जो है ना वो कौन कॉज करता है? मतलब मीजल अगर डिजीज़ है तो ये किस वायरस की वजह से कॉज हो सकती है? तो इसकी जो वायरस है वो है मोरबेलो वायरस। ठीक हो गई बात? मोरबेलो वायरस। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज प्रोसेस इन इंडिकेटेड बाय। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि जब भी डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज़ हो और उसकी मैकेनिज्म को जो है ना हम डिस्कस करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस।
क्लियर हो गई बात। पैथोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज, द मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूमोथोरेक्स इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एयर इन द डैश कैविटी। अब हमारे पास न्यूमोथोरेक्स क्या होती है, जब एयर हमारे पास चेस्ट कैविटी में जमा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑप्टिक न्यूराइटिस इज़ द कम्प्लिकेशन ऑफ डैश ड्रग। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ना वो हमारे पास किन डिजीज़ की वजह से कॉज हो, कौन से ड्रग्स की वजह से कॉज हो सकती है, तो ये है हमारे पास इथम्ब्यूटॉल की वजह से, ये एंटीबायोटिक्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विसल इज स्पेयर्ड बाय आर्टेरोस्क्लेरोसिस। अब आर्टेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास कौन सा जो है ना डिजीजेस, आर्टेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास कौन से विसल्स में हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास होता है ना वो है हमारे पास कोरोनरी वेसल्स, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज कॉमनली कास्ड बाय। अब एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं कि किसी और ऑर्गन की वजह से आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन हो, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर आए, तो ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है ना वो है रीनल डिजीज। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्यूट बेसिलरी डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय डैश। अब हमारे पास कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्यूट बेसिलरी डायसेंट्री जो है ना वो कॉज हो सकती है। डायसेंट्री का क्या मतलब है कि डायरिया भी हो प्लस उसमें हमारे पास ब्लड भी आ रहा हो, तो ये हमारे पास किस वजह से कॉज हो सकती है, ये हमारे पास शेगेला स्पीशीज़ की वजह से कॉज हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, जॉन्स क्राइटेरिया इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। अब जॉन्स क्राइटेरिया हमारे पास एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया है और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द डायग्नोसिस। अब किन डिजीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास रेमेटिक हार्ट डिजीज़। जो रेमेटिक हार्ट डिजीज़ होते हैं ना उसके लिए जॉन्स क्राइटेरिया यूज़ होता है। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो विच हार्ट वॉल्स आर कॉमनली अफेक्टेड बाय द रेमेटिक हार्ट डिजीज़। जब भी रेमेटिक हार्ट डिजीज़ हो तो हमारे पास कौन सी ऐसी वॉल है जो अफेक्ट हो सकती है, जो ख़राब हो सकती है, तो बहुत सारी ये जो ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और आयोटिक है ये सारे ख़राब हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो है हमारे पास मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल हमारे पास आसानी से ख़राब हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कॉमनली यूज्ड इन द हार्ट फेलियर। अब हमारे पास जो हार्ट फेलियर है उसमें हमारे पास कौन सा ड्रग जो है ना वो इस्तेमाल होता है, तो मेट्रोनिडाजोल है, रिफाम्पिसिन है, फिनोटाल है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूरिसमाइड है। तो फ्यूरिसमाइड असल में हमारे पास एंटी डायरूटिक्स है, डायरूटिक्स है सॉरी। तो ये क्या करती है, ये हमारे पास हार्ट फेलियर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ एनकेलोस्टोमा ड्यूडिनली कैन कॉज। अब हमारे पास जो है एनकेलोस्टोमा ड्यूडिनली है ये क्या कॉज कर सकती है, हमारे पास कौन सी ऐसी एनीमिया कॉज कर सकती है, तो उसमें है थैलेसीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक और परनीशियस। तो ये हमारे पास कॉज करती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, ALT इज़ द मार्कर ऑफ हेपेटिक सेल फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, पिगमेंटेशन के पता लगाने के लिए, नेक्रोसिस के पता लगाने के लिए, कैल्सिफिकेशन या रीजनरेशन की पता लगाने के लिए। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं ये टेस्ट नेक्रोसिस के लिए, ताकि हमें पता चले कि लीवर में हमारे पास कितनी जो है ना नेक्रोसिस हो गई है, हेपेटिक सेल में कितनी नेक्रोसिस हो गई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया इज कॉज्ड बाय। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो सकते हैं, तो वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। एक आप यहाँ पे एक बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में फ़र्क मालूम कर ले, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है ना स्टेफिलोकोकस अलग है, स्ट्रेप्टोकोकस अलग है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और जो ट्रू फॉल्स है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इज़ कंजेंटियल। तो ये हमारे कंजेंटियल का मतलब ये आपने देखा होगा जब भी बच्चा जो है ना वो पैदा होता है, जब भी न्यू बॉर्न होता है तो उसमें जॉन्डिस जो है ना वो होता है,
ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, सिरोसिस इज अ डिजीज़ कॉज बाय द मल्टीपल एथियोलॉजीज। अब यहाँ पे मैं ये एमसीक्यूज जब जो है ना वो देख रहा था, तो मेरे पास तो बुक वगैरह नहीं होता, मैं तो अपने या तो मैं इंटरनेट से सर्च कर लेता हूँ और या जो है ना अपनी नॉलेज के साथ आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है ना एमसीक्यूज बुकिश लिए गए होते हैं, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो ये कौन से जो है ना बुक्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो जो लिखा गया है वो है हमारे पास क्या कहते हैं, इनाम दानिश लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो इनाम दानिश है उसमें वो ये बात नहीं कही गई है कि सिरोसिस जो है ना ये मल्टीपल एथियोलॉजीज़ की है। तो फिर मैंने जब इस पर रिसर्च की ना, तो वो कह रहे थे कि हाँ सिरोसिस जो है ना वो हमारे पास कॉज्ड हो सकती है ड्यू टू द मल्टीपल एथियोलॉजीज़। मल्टीपल एथियोलॉजीज़ का मतलब ये है कि जब मल्टीपल ऑर्गन का मसला हो, बहुत सारे ऑर्गन्स आपके ख़राब हो, तो उसकी वजह से सिरोसिस कॉज हो सकती है, ठीक है। तो फिर आप भी इसको सर्च कर ले, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे जो है ना मैं इसका आंसर नहीं बता रहा क्योंकि मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। तो काइंडली अगर आपके पास कोई बुक हो जिसमें इस तरह की स्टेटमेंट लिखी गई हो, तो काइंडली आप उससे ये फिल कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ COPD। तो क्या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस COPD का कंपोनेंट है? तो हाँ, ये बिल्कुल हमारे पास है, क्योंकि COPD में ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा होता है। क्लियर? अच्छा, डिस्फोनिया इज़ नॉट ए फीचर ऑफ ए सवेयर लेरेंजाइटिस। तो डिस्फोनिया हमारे पास जो है ना ये लेरेंजाइटिस की फीचर है, मतलब ये यहाँ पे नॉट आया है, तो इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि नहीं है लेकिन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, एड्स हमारे पास क्या है? सो एड्स इज़ अ क्रॉनिक फंगल डिजीज़। एड्स हमारे पास क्या फंगल डिजीज़ है? तो नहीं, ये हमारे पास वायरल डिजीज़ है। अच्छा, ओमोप्राजोल इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओमोप्राजोल जो है ना क्या हमारे पास पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होता है? तो हाँ बिल्कुल ये इस्तेमाल होता है, ये ट्रू है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, एक्यूट कोरेजा एंड एलर्जिक रिनाइटिस मीन्स द सेम डिजीज़। क्या एलर्जिक रिनाइटिस और एक्यूट कोरेजा हमारे पास सेम है? तो हाँ ये बिल्कुल सेम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन काज ऑफ आजमा इज हाइपर सेंसिटिविटी। अब आप यहाँ पे देख लेना, जब भी एलर्जिक रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये जो आजमा होती है ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, और एलर्जिक रिएक्शंस तभी होते हैं जब आप हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आजमा जो है ना ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉज होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, मंटॉक्स टेस्ट इज़ डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या हमारे पास मंटॉक्स टेस्ट जो है ना वो अब ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है? तो हाँ ये हमारे पास ट्रू है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। क्या आप हेपेटाइटिस बी जो है ना क्या इसको हम वैक्सीनेशन के ज़रिए प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हाँ इसको हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी वैक्सीन प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो हल हो गया है। एक MCQs मैंने छोड़ दिया है, एक MCQs पे मैं श्योर नहीं था तो वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपने अगर बुक में सर्च करना है कि सिरोसिस जो है ना वो मल्टीपल एथियोलॉजीज़ की वजह से होता है कि नहीं होता, वो आप सर्च कर ली। ठीक हो गई बात? अच्छा, इंशाल्लाह मैंने जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर के MCQs भी शेयर की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखे और आपने देखने हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हेल्थ के 3rd सेमेस्टर के पेपर भी है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 4th के हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जितनी भी 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी MCQs है वो स्लोली जो है ना अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि अभी पेपर्स को टाइम है तो मैं स्लोली कर रहा हूँ, और एक एक पेपर जो है ना हल हो जाए तो बहुत सारे MCQs आपकी जो कोर्स है वो कवर हो जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।